अच्छे कवि, अच्छे मनुष्य, मीडिया कला धर्मी श्री प्रदीप जैन की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। हमारा परिचय तो 70 के दशक में हो गया था, क्योंकि दिल्ली में जहाँ भी कवि सम्मेलन अच्छे होते थे वहाँ वे एक श्रोता के रूप में आते थे प्रायः। और कार्यक्रम के बाद में कुछ श्रोता जो बात करना चाहते हैं उनमें वे एक थे, और न केवल मेरी बल्कि सबकी कविताओं के बारे में सही टिप्पणियाँ करते थे। तो उनकी गहरी साहित्यिक रुचि पर मैं मुग्ध रहा करता था। और ख़ासकर 80 के दशक में गणतंत्र दिवस के आसपास महावीर वाटिका दरियागंज में एक कार्यक्रम होता था एलायंस क्लब का। उसमें नियमित रूप से आते थे और मेरे ख्याल से वो संयोजन समिति के सदस्य भी थे। तो खूब श्रोता आते थे दूर दूर से। इस कवि सम्मेलन की एक शाख बन चुकी थी। गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन, लाल किला कवि सम्मेलन में जो अच्छे लोग होते थे उन्हें हम रोक लेते थे, तो मैं संचालन किया करता था। लेकिन हुआ क्या कि अनेक वर्ष बाद महावीर वाटिका का अधिग्रहण कर लिया गया और वो वार्षिक कवि उत्सव बंद हो गया, और इस तरह प्रदीप जी से मिलना भी बंद हो गया। अंतराल आ गया, इतना अंतराल आ गया कि फिर मिलना हुआ उनसे 1994 में, जब मैंने गुलाबड़ी नाम की एक फ़िल्म बनाई थी। चूरू से शूटिंग करके लौटा था, तो मेरे सामने समस्या थी कि कहाँ जाके संपादन करूं जहां मुझे जल्दी से जल्दी कितना भी समय लगा के एडिट करने की सुविधा मिल जाए। तो किसी ने बताया कि साहब दरियागंज में स्टूडियो वीडियो क्राफ्ट है। तो हम पहुंच गए वहाँ अपने छोटे भाई बब्बल के साथ, अरविंद बब्बल। तो वहाँ देखिए प्रदीप जी एक बहुत ही कुशल व्यापारी की तरह बैठे हुए थे। मुस्कुराए, हम भी मुस्कुराए। अब कोई मुस्कुराए तो मैं सोचता था टेलीविज़न पे देखा होगा इन्होंने इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। और मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि पहली उस मीडिया वाली भेंट में मेरी विस्मृतिजन्य दुर्मति कुछ पता नहीं क्या थी कि मैंने तत्काल पहचान नहीं पाया कि तो कितनी बार मुझे मिले हैं और इनसे साहित्यिक चर्चाएं हुई हैं। बहरहाल काम शुरू कर दिया। हम दोनों भाई कुंडली मार के बैठ जाते थे और टेपों को घुमाते थे, सुनते थे, देखते थे, काटते थे, जोड़ते थे, और उसी बीच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चुपचाप आगे बैठ जाते थे। बड़े ध्यान से देखते थे, बोलते कुछ नहीं थे। तो उनकी रुचि लेने की जो अदा थी वो भी मुझे अच्छी लगती थी। कुछ देर बैठे और फिर बाहर चले जाते थे। तो उस फिल्म में एक गीत था, गीली लकड़ी सुलगे जैसे ऐसे काया जलती है, बांध की दीवारों के पीछे धारा एक मचलती है। गीली लकड़ी सुलगे जैसे। अच्छा, उसका जब संपादन कर रहे थे तो आप जानते हैं कि जब एडिटिंग होती है तो पूरा गीत नहीं बजाया जाता, बल्कि जितने अंश के लिए हमारे पास शॉट है हम शॉट लगाते जाते थे और गाना बढ़ता जाता था। तो उनकी प्यास रह जाती थी अधूरी, क्योंकि गाना पूरा सुनना चाहते थे। तो लगभग आधा वो गाना शूट हुआ, वो एडिट हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि एक बात है अशोक जी, आप ऐसा करिए कि पूरा गाना एक बार सुना दीजिए, उसका जो पैसा होगा 1 घंटे का मैं लूँगा नहीं। अब वो गाना तो 5 मिनट का था। मुझे बड़ी हंसी आई, और मैंने हमारे साले साहब मुकेश गर्ग जो उसके संगीत निर्देशक थे वो भी बैठे हुए थे। तो हमने उनको गाना सुनाया और गीत बहुत अच्छा लगा उनको। बहरहाल एक और तथ्य मैं बताता हूँ कि जब वो फिल्म पूरी बन गई तो वो उसके पहले दर्शक थे। पूरी फिल्म एक स्ट्रेच में देखने वाले, मिक्स्ड साउंड के साथ पूरी फिल्म। और पूरी फिल्म देखने के बाद तो स्नेह निर्झर भर गया और बहने लगा, क्योंकि अचानक वो बोले कि अशोक जी आप हमें पहचाने नहीं। मैंने कहा जी, आप इतने अच्छे श्रोता हैं, दर्शक हैं, आपने इस फिल्म को सराहा है। बोले नहीं नहीं, मैं कवि सम्मेलनों में आपसे मिलता था, एलायंस क्लब में मिलता था। अरे फिर तो इतनी ज़ोर से गले मिले और मुझे बड़ी अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि मैं आपको पहचाना नहीं। खैर उन्होंने मुझे एक गिल्ट की अनुभूति नहीं होने दी और बोले कि आप अगर इस फिल्म को यूमेटिक और वीडियो पे करने के बजाय ऑप्टिकल पे करते, फिल्म पे करते, बड़े पर्दे के लिए, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहता।
मुझे ये नहीं पता था कि वे स्वयं फिल्म मेकर हैं, फिल्में बनाते हैं, और हमसे जो वक्त बचता था वहाँ बैठ के संपादित करते थे। संकोची थे, बताते नहीं थे अपने बारे में। तो ये रहस्य खुला तो और मैत्री हमारी प्रगाढ़ हो गई, और फिर यहाँ तक हो गई कि उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। जो भी धारावाहिक वो बनाते थे, एक बनाया था हस्ती संग मस्ती, बड़ा अच्छा था, मुझे उन्होंने एंकर बनाया। लेकिन एक उनकी विशेषता मैं आपको बताऊं कि कोई भी फिल्म या धारावाहिक बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्टिंग और उसका पूरा लेआउट प्लानिंग वो बहुत पहले कर लेते थे। एक सुगठित पूर्व तैयारी के साथ ही किसी प्रोजेक्ट में प्रविष्ट होते थे। कोई गच्चा नहीं खा सकता, इतना ज़्यादा अच्छा पेपर वर्क उनके पास होता था। तो मुझे लेने से पहले ही वे शीर्षक गीत भी लिख चुके थे, उसकी म्यूज़िक भी कर चुके थे, और मुझे जो आमंत्रित हस्ती होगी जिसके साथ मस्ती करनी है, उसके साथ क्या सवाल पूछने हैं, ये भी पहले से निर्धारित था। जी आपसे मिलिए, आप बड़ी हस्ती हैं, इनका रुतबा हाई बहुत है, इनसे करते मस्ती हैं। तो मस्ती देने की छूट देने के बाद एक कुर्सी पे बिठा दिया, और क्या सवाल पूछने हैं इसका दिशा निर्देश भी एक गाने में तय हो चुका था। 10-11 सवाल हैं, देखिए क्या क्या। कोई पहेली इनसे बूझें, चंद सवाल इनसे पूछें, कब किसने आंख मिलाई, कब किसने नींद चुराई, झूठ बोलकर कब पछताए, कब सच से आफत आई, किसका अभिनय अच्छा लगता, कौन सा गाना भाता, पत्नी से कितना डरते, घर में खाना कौन बनाता, पर्दा उठने वाला है। ऐसा गीत था। तो हमें कोई मेहनत करनी नहीं, ये सारे सवाल हम इसी तरह से पूछ लेते थे। और मुझे पता नहीं कितने एपिसोड मैंने किए और कितने मैं एडिटेड नहीं देख पाया, लेकिन कार्यक्रम निश्चित रूप से अच्छा बना होगा। फिर भाभी जी उनके साथ सदैव साथ रहती थी, अपनी एक ऐसी समझदारी, संयुक्त युगल समझदारी के साथ काम करते थे कि इधर से थोड़ा सा इशारा प्रदीप जी ने किया और वे तत्काल समझ जाती थी और व्यवस्थाएं हो जाती थी। अच्छा, अंकित बड़े हो चुके थे, धीरे धीरे नहीं और जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे, तो फिल्म निर्माण में वो अपने पापा का साथ देने लगे। और मैं समझता हूँ वो दिन भी दूर नहीं है जब वो हनु गनु को लाएंगे फिल्म लाइन में, और हनु गनु उनके साथ मिल के फिल्म बनाया करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक अत्यंत दुर्लभ उदारमना चेतना का नाम है प्रदीप जैन। काव्य के एक मौन साधक, कवियों के साथ सत्संग करने वाले, और एक धारावाहिक उन्होंने कवियों के बारे में भी बनाया जिसे आदरणीय बालस्वरूप राही जी ने संचालन करके पूरा किया। कई सारे बड़े कवियों के साथ उन्हें पता नहीं क्या लगा कि ये भी है शरीक करने लायक, मुझे भी लिया। मेरी सारी शूटिंग मेरे घर पे और यहाँ वहाँ पार्क वार्क में उन्होंने 2 दिन में पूरी कर ली। बढ़िया कार्यक्रम बना। तो उन्होंने कितने ही धारावाहिकों के शीर्षक गीत लिखे, गज़ल कहीं, कविताएं कहीं, और बाल गीत वत्सल माधुर्य और चातुर्य के साथ लिखे तबीयत से। उन्होंने हनु गनु की रेलगाड़ी का पहला गीत जब लिखा था तो मुझे फ़ोन पे सुनाया था। बाल मनोविज्ञान के एक सफल ज्ञाता के तौर पर उन्होंने अपने दोनों पौत्रों का मित्र बनाते हुए जो चित्र खींचा है वो आपको इस पुस्तक में देखेंगे तो पढ़ने में आनंद आएगा। इसके अलावा हमारे पारिवारिक संबंध, उन पर उन्होंने बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं। नन्ही चींटी वाली कविता द्विवेदी जी, सोहनलाल द्विवेदी जी से अलग है, लेकिन उसका विस्तार जैसा लगती है और अद्भुत कल्पनाएं हैं उसमें भी। और उनकी सारी कविताओं में लगभग हनु गनु के साथ डायलॉग चलता है उनका। बच्चे पूछते हैं तो ये उत्तर देते हैं, और प्रश्नोत्तर से किसी न किसी बोध कथा के समान सार की सी कोई बात निकल के आती है। मैं अब हनु गनु की रेलगाड़ी ऐसे जंक्शन पे पहुंच गई जहां से वो आगे नहीं चल सकती। यहाँ आके मैं भी रुकना चाहता हूँ, उनकी स्मृतियों में खोना चाहता हूँ। बहुत धक्का पहुँचा जब पता लगा कि वे नहीं रहे, तो मैं अपने मन में उनकी कविताएं गुजारने लगा।
कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना संकलन मुझे भेजा था। कविताएं हरियाली के बारे में, जीवन के बारे में, मस्तियों के बारे में, अपने पौत्रों के बारे में, समाजोपयोगी, छात्रोपयोगी और छोटे छोटे ज्ञान बिंदु देने वाली कविताएं वे रचते थे। और सबसे बड़ी बात कि सांप्रदायिक सद्भाव का सोच रखते थे। श्रमिकों के प्रति, निर्बल के प्रति उनकी सहानुभूति उनकी प्रायः हर गज़ल में और उनकी हर कविता में झलकती है। एक और चीज़ वो कहते थे कि जब तक मैं जागा रहता हूँ तब तक मैं रचनाशील रहता हूँ। मेरे ख्याल से हर कवि जो सो नहीं पाता है वो कल्पनाओं में खोया रहता है। वो कहते भी थे कि नींद आँखों में न आए तो गज़ल कहता हूँ, तू ख्यालों में जो छाए तो गज़ल कहता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक पाठक पढ़ेंगे और जीवन के जो इतने वैविध्यमय प्रखंड उन्होंने अपनी इस कविताओं की पुस्तक में समेटे हैं उनसे रूबरू होंगे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके समग्र रचना व्यापार को, उनके कलाकर्म को प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ आदरणीय बाल स्वरूप राही जी, जो उनके अनन्य मित्र रहे हैं, प्रथम शब्द शिल्पी सम्मान से नवाजा जा रहा है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और देखिए, सुख दुख साथ साथ चलते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे बड़े भाई कविवर डॉक्टर गोविंद व्यास की श्रीमती साधना व्यास का भी निधन हो गया। वे 15 दिन से अस्पताल में थीं। बड़ी ही ममतामयी महिला थी। उनके लिए और कविवर प्रदीप जैन जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।